आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम प्रपोजिशन सीखने की सीरीज में कुछ और फारसी की प्रपोजिशन को सीखते हैं। आप सभी जानते हैं फारसी में हम प्रपोजिशन को कहते हैं हरफे इजाफे। आज हम फारसी की पहली जो प्रपोजिशन है पीश या कब्ल को सीखेंगे, जिसे हम इंग्लिश में एगो प्रपोजिशन ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए देखिए किस तरह से। चंद साल पीश सारा बेआंजा रफ्ते बूद। कुछ साल पहले सारा वहां गई थी। सारा हैड गॉन देयर ए फ्यू इयर्स एगो। यहाँ पे देखें पीश को हमने एगो से ट्रांसलेट किया है। तो जब भी आप एक पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करना चाहें, जैसे चंद साल पीश या चंद हफ्ते कब्ल, जैसे कि दूसरे सेंटेंस में है, तो आप पीश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखें, चंद हफ्ते कब्ल दारा बेइंजा आमदेबूद। इसका ट्रांसलेशन है, इसका अनुवाद होगा कुछ हफ्ते पहले दारा यहाँ आया था। दारा हैड कम हियर ए फ्यू वीक्स एगो। आइए पीश प्रपोजिशन का कुछ और प्रयोग सीखते हैं। जब भी पीश के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आए तो हम जीर की शक्ल में इजाफत पढ़ते हैं। जैसे देखें यहाँ पे इस सेंटेंस में हर माँ पीश तू मी आई एम, इसका ट्रांसलेशन है। यहाँ देखिए पीश के बाद तू प्रोनाउन आया, इसलिए पीश के नीचे जीर की शक्ल में इजाफत लगी हुई है, तो इसलिए हम इसे पढ़ेंगे हर माह पीश तू मी आई एम। हर महीने मैं तेरे पास आता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई कम टू यू एवरी मंथ, या आई कम बिफोर यू एवरी मंथ। ये लिटरल ट्रांसलेशन है। तो पीश को हम इन फ्रंट ऑफ और बिफोर इंग्लिश की प्रपोजिशन से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगला देखें, बुरो व पीश रुस्तम बे ईस्ट। तो यहाँ पीश के बाद देखें रुस्तम प्रॉपर नाउन है, इसलिए पीश के नीचे इजाफा लगी हुई है। बुरो व पीछे रुस्तम बे ईस्ट, जाओ और रुस्तम के सामने खड़े हो जाओ। गो एंड स्टैंड बिफोर रुस्तम। तो यहाँ पे जो पीश है बिफोर से ट्रांसलेट की गई है। तो इस तरह से पीश को हम इंग्लिश की प्रपोजिशन लास्ट टू प्रीवियस से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए किस मीनिंग में, जैसे जैसे इस सेंटेंस में देखें, दर शुमारे हाइये पीश इन मौजूरा बेखानीद। इसका अनुवाद होगा पहले वाले एडिशंस में इस विषय को पढ़िए। इंग्लिश में कहेंगे रीड दिस टॉपिक इन द प्रीवियस एडिशन या रीड दिस टॉपिक इन द लास्ट एडिशन। तो यहाँ पे पीश को हमने प्रीवियस से ट्रांसलेट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पीश का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पीश का एक और प्रयोग सीखते हैं। अगर पीश या कब्ल के बाद हम अज प्रपोजिशन को भी ऐड कर दें, यानी कंपाउंड प्रपोजिशन बना लें, पीशज या कब्ल, तो इसको भी हम बिफोर प्रपोजिशन ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन एक अलग मीनिंग। देखिए किस तरह से, सेंटेंस को देखिए, मनमी खास्तम पीशज दारा बेरवम। इसका ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा मैं चाहता था कि दारा से पहले चला जाऊं। यानी हिंदी में पहले वाले भाव को व्यक्त करने के लिए हम पीशज या कब्ल को प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे आई वांट टू गो बिफोर दारा। तो यहाँ देखिए पीश को हमने बिफोर से ट्रांसलेट किया है। अगले सेंटेंस में देखिए, रुस्तमी खाहत के कब्ल अजमन गिजा बेखुरद। रुस्तम चाहता है कि मुझसे पहले खाना खा ले। रुस्तम वांट्स टू ईट बिफोर मी। तो यहाँ पे देखिए कब्लज या पीशज, आप दोनों में से किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हमने बिफोर से ट्रांसलेट किया है। पीशज या कब्लज को हम बिफोर प्रपोजिशन से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए एक और प्रपोजिशन सीखते हैं, जीर यानी अंडर यानी नीचे। अगर जीर के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो हम जीर के नीचे जीर लगाकर इजाफा पढ़ते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखें, गुरबे जीरे मीज बूद। गुरबे बिल्ली को कहते हैं। जीर, जीर के बाद देखिए यहाँ पे मेज नाउन आया है, तो इसलिए जीर के नीचे हम इजाफत पढ़ रहे हैं। गुरबे जीरे मीज बूद, बिल्ली मेज के नीचे थी। द कैट वाज अंडर द टेबल। तो यहाँ पे जीर को हमने अंडर से ट्रांसलेट किया है। अगला सेंटेंस देखिए, किताबे तू जीरे की फर्स्ट। तो यहाँ जीर के बाद देखिए कीफ यानी बैग आया है, नाउन है, तो इसे जीर के नीचे हमने इजाफत पढ़ी है। किताबे तू जीरे की फर्स्ट, तेरी किताब बैग के नीचे है। योर बुक इज अंडर द बैग। तो यहाँ पे जीर को हमने अंडर से ट्रांसलेट किया है। आइए एक को प्रपोजिशन सीखते हैं, जिलो। इसका भी हम बिफोर या इन फ्रंट ऑफ की सेंस में प्रयोग कर सकते हैं। अगर जिलो के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो हम जिलो के बाद एक ये को एज ए कॉन्सोनेंट प्रयोग करेंगे। आप सभी जानते हैं कि ये हमारी फारसी में
वावल भी है और कॉन्सोनेंट भी है। यहाँ क्योंकि जिलो के बाद वावल आया है, इसलिए हम ये को एज ए कॉन्सोनेंट ऐड करेंगे और जो इजाफत है ये के नीचे पढ़ेंगे। इसलिए फारसी में कोई भी वर्ड अगर अलिफ वाव ये यानी लॉन्ग वावल पर खत्म होता है तो उसमें हम ये ऐड करते हैं और ये के नीचे हम इजाफत पढ़ते हैं। आइए देखें किस तरह से। दारा जिलो ये खाने निशस्ते बूद। अब ये देखिए जिलो के बाद वे, यहाँ देखिए जिलो के बाद ये ऐड की गई और खाने नाउन है, तो इसलिए ये के नीचे हम इजाफत पढ़ रहे हैं। दारा जिलो ये खाने निशस्ते बूद। दारा घर के सामने बैठा हुआ था। दारा वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस। और जिलो को हम इंग्लिश के प्रेपोजिशन बिफोर इन फ्रंट ऑफ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इन फ्रंट ऑफ से जिलो को ट्रांसलेट किया गया। अगला सेंटेंस देखिए, मंजिलो ये शुमान दर सफ इस्ताद। जिलो के बाद प्रोनाउन है, इसलिए वो जिलो के नीचे हम इजाफत पढ़ रहे हैं। मन जिलो ये शुमार दर सफ इस्ताद, मैं लाइन में तुझसे आगे खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू इन द लाइन। तो यहाँ पे जिलो को हमने बिफोर से ट्रांसलेट किया। अगले सेंटेंस में देखिए, रुस्तम जिलो ये पिसरहा बेऊ तोहीन कर। रुस्तम ने लड़कों के सामने उसका अपमान किया। तोहीन अपमान को कहते हैं। रुस्तम इंसल्टेड हिम या रुस्तम इंसल्टेड हर इन फ्रंट ऑफ द बॉय। तो यहाँ पे देखिए जिलोये के बाद पिसर नाउन है, इसलिए जिलो के लिए इजाफत हमने जीत की शक्ल में पढ़ रहे हैं। रुस्तम जिलोये पिसरा बेऊ तोहीन कर, यानी रुस्तम इंसल्टेड हिम और हर इन फ्रंट ऑफ द बॉय। तो जिलो को आप इंग्लिश के प्रीपोजिशन बिफोर इन फ्रंट ऑफ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए जिलो का एक और प्रयोग सीखते हैं। अगर जिलो के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो हमें इजाफत पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस में देखिए, सारा जिलो रफ्त। सारा आगे चले गई। सारा वेंट फॉरवर्ड, यानी इस तरह के सेंटेंस हम जिलो को फॉरवर्ड या अहेड के सेंस में प्रयोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखें, सातेमन जिलो अस्त। मेरी घड़ी आगे है। माई वॉच इज अहेड, यानी मेरी घड़ी आगे रहती है, यानी मेरी घड़ी टाइम आगे बताती है। मुझे उम्मीद है कि जिलो का प्रयोग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए एक और प्रश्न को सीखते हैं, अकब या पुश्त। इंग्लिश की प्रपोजिशन हम बैक और बिहाइंड से ट्रांसलेट करते हैं। इनके बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो हम जीर की शक्ल में इजाफत पढ़ते हैं। आइए देखिए किस तरह से। जैसे सेंटेंस में देखिए, मर्दी दर अकबे मीज इस्तादे बूद। अब अकब के बाद देखिए मीज नाउन आया, इसलिए अकब के नीचे हमने इजाफत पढ़ी है। मर्दी दर अकबे मीज इस्तादे बूद। एक आदमी मेज के पीछे खड़ा हुआ था। ए मैन वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द टेबल। तो यहाँ अकब या पुश्त आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे हमने इस सेंटेंस में बिहाइंड से ट्रांसलेट किया है। अब दूसरे सेंटेंस देखिए, मन पुष्ट तू हस्तम। अब यहाँ देखिए पुष्ट के बाद तू प्रोनाउन का प्रयोग हुआ, इसलिए पुष्ट के नीचे हमने इजाफत पढ़ी है। मन पुष्ट तू हस्तम, मैं तेरे पीछे हूँ। आई एम बिहाइंड यू। तो यहाँ पे पुष्ट को हमने बिहाइंड से ट्रांसलेट किया, यानी आप अकब और पुष्ट को बिहाइंड या बैक प्रपोजिशन से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए एक और प्रेपोजिशन कब सीखते हैं, बेजाइए या बेएवज। हम इन दोनों को ही हिंदी में प्रयोग करते हैं। फारसी की प्रेपोजिशन जो हमें हिंदी में प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं इंस्टेड ऑफ या डिस्पाइट। अगर इनके बाद भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो आप जीर की शक्ल में इजाफत पढ़ेंगे। आइए देखिए किस तरह से। पहला सेंटेंस देखें, दारा बेजाइए मन रफ्त या दारा बेएवजे मन रफ्त। दारा मेरी जगह पर गया या दारा मेरी बजाय गया। दारा वेंट इंस्टेड ऑफ मी। तो यहाँ देखिए बेजाई और बेअवज को हमने इंस्टेड ऑफ से ट्रांसलेट किया। अगला सेंटेंस देखिए, मन बेजाई कलम किताब खरीदम। मैंने पेन के बजाय किताब खरीदी। आई बोट ए बुक इंस्टेड ऑफ पेन। हम हिंदी में बेजाइए को बजाय कहते हैं। ये फारसी की प्रपोजिशन है। अगला सेंटेंस देखिए, अगर तू बेजाइए मन बूदी चेकारमी कर दी। यदि तुम मेरी जगह पर होते तो क्या करते। What would you do if you were in my place? तो यहाँ पे देखिए बेजाइए मन, तो यानी if you were in my place है। उम्मीद है कि बेजाइए और बेअवज का प्रयोग आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए एक और प्रश्न सीखते हैं, बैन या दरमियान। हम दरमियान को हिंदी में प्रयोग करते हैं, जिसे हम इंग्लिश की प्रेपोजिशन बिटवीन और अमंग से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इनके बाद भी अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो हम जीर की शक्ल में इजाफत पढ़ते हैं। आइए देखिए कैसे। दारा बैने अनहा निशस्ते अस्त। दारा उनके बीच में बैठा हुआ है। दारा इज सिटिंग अमंग देम। तो बैन को हमने यहाँ पे अमंग से ट्रांसलेट किया है। देखें,
मन दरमियान दू तुबूस गिर कर दे बूदम, मैं दो बसों के बीच में फंस गया था। आई वॉज स्टक बिटवीन टू बसेस। तो यहाँ पे दरमियान के बाद देखिए दू तुबूस यानी टू बसेस हैं, तो इसलिए दरमियान के नीचे इजाफत है, तो इसलिए दरमियान को हमने यहाँ बिटवीन से ट्रांसलेट किया है। आइए एक और प्रेपोजिशन हम सीखते हैं, पहलू या किनार। इंग्लिश की प्रेपोजिशन बिसाइड से हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन किनार के बाद आता है तो हम जीर की शक्ल में इजाफत पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम पहलू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, देखिए पहलू प्रेपोजिशन है वाउल यानी वाव पर खत्म हो रही है, इसके लिए हम ये कॉन्सोनेंट को ऐड करेंगे और ये के नीचे हम इजाफत पढ़ेंगे। आइए देखें किस तरह से। दारा पहलुए मन इस्तादे बूद, दारा मेरे पास खड़ा हुआ था। दारा वाज स्टैंडिंग बिसाइड मी, तो यहाँ पे पहलू यानी बिसाइड से ट्रांसलेट किया गया। यहाँ देखें सेंटेंस में पहलुए के बाद वाव के बाद ये लगा है और ये के नीचे हमने इजाफत पढ़ी है और मन प्रोनाउन है, तो इसलिए दारा पहलुए मन इस्तादे बूद, तो इसलिए पहलू को हमने बिसाइड से ट्रांसलेट किया। अगला सेंटेंस देखें, सारा किनारे मीज निशास्ते अस्त। इस सेंटेंस में देखें किनार के बाद मीज नाउन का प्रयोग किया गया, इसलिए किनार के नीचे हमने इजाफत पढ़ी है। सारा किनारे मीज निशस्ते अस्त, सारा मेज के पास बैठी हुई है। सारा इज सिटिंग बिसाइड द टेबल, तो यहाँ पे किनार या पहलू को हम बिसाइड प्रेपोजिशन ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए एक और प्रेपोजिशन क्या, सरासर, ये भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अगर इनके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो सरासर के नीचे हम इजाफत पढ़ेंगे। देखिए कैसे, फिरदौसी दर सरासर किशोर मारूफ हस्त। अब सरासर के बाद के किशोर आए, किशोर हम फारसी में कंट्री को कहते हैं, देश को कहते हैं, इसलिए सरासर के नीचे हमने इजाफत पढ़ी है। फिरदौसी दर सरासर किशोर मारूफ हस्त, फिरदौसी पूरे देश में प्रसिद्ध है। फिरदौसी इज फेमस थ्रू आउट द कंट्री, तो सरासर को हमने थ्रू आउट से ट्रांसलेट किया है। आइए कुछ और प्रपोजिशन सीखते हैं। पहली प्रपोजिशन गैर। गैर शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके बाद अगर एक और प्रपोजिशन अज को हम ऐड कर दें, यानी गैर अज एक कंपाउंड प्रपोजिशन बन जाएगी, तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्ट यानी सिवाय। अगर इस सेंटेंस में देखिए, गैर अज मंदर आंजा हिच कसना बूद, वहां पर मेरे सिवाय कोई नहीं था। नो वन वाज देयर एक्सेप्ट मी, तो गैर अज यानी एक्सेप्ट, हमने इसे एक्सेप्ट से ट्रांसलेट किया गैर को। अगली प्रश्न देखिए, तोरीके या बेतौर, इसे हम इंग्लिश प्रेपोजिशन एज या लाइक से ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखें, अगर बेतौर के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है तो बेतौर के नीचे हम इजाफत पढ़ेंगे। देखिए सेंटेंस में, दारा बेतौर शीर मी दवद। अब बेतौर के बाद शीर नाउन आया यानी शेर है, लॉयन है। दारा बेतौर शीर मी दवद, दवद द्विवचन का प्रेजेंट रूट है यानी भागना। दारा बेतौर शीर मी दवद, दारा शेर की तरह दौड़ता है। दारा रन्स लाइक लॉयन। अगला सेंटेंस देखिए, तोरीके इबादत में कुन हमान तोर मुताले कुन, तोरीके यानी जैसे इबादत करते हो उसी तरह पढ़ाई करो। इसका हिंदी अनुवाद है स्टडी एज यू वर्शिप। मुझे उम्मीद है कि फारसी की सभी प्रपोजिशंस आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। आपके पास जितनी भी वोकैबुलरी उसका प्रयोग करते हुए आप इनका प्रयोग करें।